Class 8, we are starting with your Science NCERT Lesson 7, Conservation of Plants and Animals. पेड़ पौधों को और जानवरों को संरक्षित करना, कंजर्व करना. तो इसमें आपको जो पढ़ना है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स are names given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals. तो इनको क्या नाम दिए गए हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एट्सेट्रा. तो वहाँ पर जानवरों को और पौधों को, जंगलों को और पेड़ जो जंगली जानवर हैं उनको बचाया जाता है और संरक्षित किया जाता है. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया. एक विशेष एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन अ स्पेशल एरिया इज नोन एज biodiversity. Plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area. Plants को flora बोलते हैं और animals को fauna बोलते हैं, FAUNA. Endemic species are found only in a particular area. अगर किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष किस्म के जानवर या प्लांट्स मिलते हैं तो उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं. जैसे काजीरंगा जो राइनोसेरॉस जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, तो वहाँ पर ज़्यादातर राइनोसेरॉस ही हैं. और इसके अलावा पेरियार सेंचुरी में एलिफेंट्स हैं जो कि केरला में हैं. तो और हमारे इधर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ टाइगर रिजर्व है, वहाँ टाइगर्स ज़्यादा मिलते हैं. जो उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये टाइगर्स मिलते हैं. Endangered species are those which are facing the danger of extinction. Endangered species वो हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं. तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में हैं, तो उनको endangered species बोलते हैं. Migration is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. माइग्रेशन क्या होती है? एक से दूसरी जगह जाना. तो ये एक फिनोमेनन है जिसमें कोई भी स्पीशीज़ जो होती हैं वो अपने रहने के स्थान यानी हैबिटेट को छोड़कर किसी दूसरे हैबिटेट में जाती हैं. किस लिए जाती हैं? और कुछ समय के लिए जाती हैं, फिर वापस आ जाते हैं. तो ये कुछ विशेष कारणों से, या तो बहुत सर्दी हो जाती है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे जहाँ पे उनका जीवित रहना मुश्किल है, तो इसलिए वो गर्म इलाकों में उड़ के आ जाती हैं और उसके बाद वापस चली जाती हैं. जैसे ही बर्फ़ पिघलती है, समर शुरू हो जाती हैं, तो ये वापस अपने इलाके में. और इसके अलावा ये गर्म इलाकों में जाके ब्रीडिंग भी करते हैं, यानी एग्स देते हैं, उनके बच्चे हैच होते हैं, फिर उनको लेकर ये वापस लौट जाते हैं. और ये फिनोमेनन जो है, इनको रास्ता कैसे पता चलता है ये आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला है. ये हज़ारों मील दूर उड़ के कैसे जो है एक से दूसरी जगह आ जाते हैं. We should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. हमको 3 R's को यूज़ करना है: रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़. रिड्यूस का मतलब है कि अपनी नीड्स को कम से कम रखना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि अननेसेसरी हम वेस्टेज करें. रिसाइकिल मीन्स जो चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं यूज़ चीज़ों से, उनको यूज़ करें. जैसे कैंस हैं या टिन्स हैं या बॉटल्स हैं, इनमें आप उनको यूज़ कर सकते हैं. पेपर जो है वो पेड़ों की पल्प से बनता है, तो पेपर को रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है. जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पेपर्स हैं, लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो पेपर्स हैं ये रिसाइकिल हो सकते हैं. इनको कभी डस्टबिन में मत फेंकिए. हालांकि बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप ही ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू सिंपलर केमिकल्स, लेकिन अगर रिसाइकिल किया जाए तो बेहतर रहेगा. उससे पेड़ जो काटे जा रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी. Reforestation is the restocking of destroyed forests by planting new trees. Reforestation क्या होता है? Deforestation का ऑपोजिट होता है. जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, आप देखते हैं ट्रकों के ट्रक भर भर के लकड़ियों के कटी हुई जा रहे होते हैं. जहाँ लकड़ियों के गोदाम हैं वहाँ हज़ारों टन लकड़ियाँ पेड़ कटे हुए पड़े हैं.
तो अगर हम काटते ही रहेंगे तो कैसे होगा, हमको दूसरी तरफ से पेड़ उगाने भी तो पड़ेंगे। दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन, दोबारा पेड़ों को उगाना। हर नागरिक का, हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि जो है वो पेड़ उगाएं, जहाँ भी हो सकता है, गमलों में उगाएं, बोतलों में उगाएं। उससे बहुत फ़ायदे हैं, ये आप पढ़ेंगे इस लेसन में भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं उससे। तो पेड़ों का होना तो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए। हमारा ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज ट्रीज एंड प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, उनका होना बेहद ज़रूरी है। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर। We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. तो कोई आप जाएं कभी तो आप बताइए अपने अनुभव। What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? The purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves is to conserve and preserve forests and wild animals. Deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. ये जो पेड़ पौधे और जानवर हैं तो हमारी भी एग्जिस्टेंस के, हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डीफॉरेस्टेशन। अब इनके जीवन के का जो सबसे बड़ा जो खतरा है इनके ऊपर वो है पेड़ों का काटा जाना, डीफॉरेस्टेशन, जंगलों का समाप्त होना। We know that deforestation means clearing of forests and using that land for other purposes. पेड़ों को काट दिया, जंगलों को काट के वहाँ पे और कुछ फैक्ट्री बन रही हैं, घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, या खेती के लिए खेत बन रहे हैं, तो पेड़ों को काट दिया जाता है। अमेरिका में क्या हुआ था कि हज़ारों एकड़, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पॉपुलेशन कम है, हज़ारों एकड़ के फार्म्स हैं, तो उन्होंने पेड़ों को काट काट के और वहाँ खेत बना लिए गेहूं के, और वो गेहूं उगा के अपनी कंजम्पशन के लिए, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको नहीं चाहिए थे, वो उसको एक्सपोर्ट करने लग गए। और था वो पुअर क्वालिटी वीट, लेकिन वो एक्सपोर्ट होता था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पर अब बहुत तेज़ ब्लिज़र्ड्स आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, इस कदर आंधी तूफ़ान, जिस वजह से घर घर उड़ जाते हैं उनके। तो ये, और इतनी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट्स बहुत सेंसिबल हैं वो जितना ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं उगाते हैं। सिंगापुर में जंगल्स हैं तो वहाँ एक भी पेड़ काटे जाने की इजाज़त नहीं है, कोई भी नहीं काट सकता वहाँ पेड़। हमारे यहाँ भी रूल्स बने हुए हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो हमारे कुछ ऑफिशियल्स हैं वो एनजीओज़ की मदद से पेड़ों को काट काट कर बेच रहे हैं और जंगलों को जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो किस किस के लिए जंगल काटे जाते हैं? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने काम में आती है वुड, और जलाने के काम में भी। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राउट्स। कई बार बहुत ज़्यादा जंगल में आग लग जाती है, गर्मियों में स्पेशली, जब सूख जाते हैं पत्ते वगैरह, और ये हम लोग की केयरलेसनेस की वजह से कैंप फायर वगैरह होती हैं, पढ़ा था आपने। और सीवियर ड्राउट्स, बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ जाए तो भी जो है पेड़ सूख जाते हैं। उससे क्या होता है, जानवर भी जो है या तो जल जाते हैं या पानी के अभाव में मारे जाते हैं। तो और भी कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो उनको नेचुरल और मैन मेड में आप बदल सकते हैं। तो नेचुरल जो है वो होता है आपका, बताया हमने अभी आपको, ड्राउट है और फॉरेस्ट फायर है, और फ्लड्स भी आ जाते हैं कई बार। और उसके अलावा हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स बाय ह्यूमंस, ये सब मैन मेड कॉजेज़ हैं। पोचिंग जिसको बोलते हैं, कटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज और फॉर कल्टिवेशन एट्सेट्रा, सेटिंग फायर्स इन द फॉरेस्ट टू क्लियर द एरिया, तो ये सब मैन मेड है।
Consequences of deforestation. Paley and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. पेड़ों के काटने से क्या होता है? जंगलों के काटने से टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, और पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ज़मीन के अंदर जो जमा हुआ पानी है, वो नीचे चला जाता है, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ नेचर ख़त्म हो जाता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अगर ऐसे ही पेड़ों को काटा जाता रहा तो जो बारिश हो रही है और जो धरती के जो उपजाऊपना है, जो ज़मीन का या जो मिट्टी का उपजाऊपन है, कम हो जाएगी। और इसके अलावा नेचुरल कलामिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे फ्लड्स और ड्राउट्स, वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ और सूखा। पौधों को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। कम पेड़ होंगे तो इसका मतलब है कम CO2 जो है वो यूज़ अप होगी। इससे जो है हवा में CO2 बढ़ जाएगी, और CO2 आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है ना। और क्योंकि ये ट्रैप कर लेती है हीट रेज या इंफ्रारेड रेज को, जो धरती से रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनको ये ट्रैप कर लेती है CO2, और उससे जो है धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे जो है बर्फ़ पिघलने लगती है ग्लेशियर्स की, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, और बारिश कम होती है, जिससे सूखा पड़ने की चांसेस हो जाते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारे मिट्टी की जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है अफेक्ट हो जाती हैं बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, पेड़ों को उगाने से और पेड़ पौधों से। ट्रीज़ जो हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन मीन्स जो मिट्टी का बह जाना हवा से या पानी से। तो अगर पेड़ पौधे हो गए होंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को बांध देती हैं, और बांधने से वो बहती नहीं है, उड़ती नहीं है। तो ये सॉइल इरोजन को पेड़ रोकते हैं। कम पेड़ होंगे तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, और जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, वो अगर निकल जाएगी तो जो अंदर वाली लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, जो कि हार्ड और रॉकी होती है। इसमें ह्यूमस, आप जानते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कम होता है, और ये कम उपजाऊ और फर्टाइल होती है ना। तो फर्टाइल लैंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो इस तरह से पेड़ काटने से जो उपजाऊ ज़मीन है वो एक रेगिस्तान में बदल जाती है, और इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। आप पढ़ेंगे आगे जाके क्लासेस में कि किस तरह डेजर्ट बना हमारे देश में। क्या हुआ था कि शेरों को बहुत बड़े स्तर पे मारा जा रहा था पूरा हमारे इधर मिडीवल टाइम में। राजा महाराजा और बाकी लोग शेरों को बहुत मारते थे। शेरों को मारे जाने कई 100 400 500 शेर मार दिए उन्होंने। उनकी फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो उससे क्या हुआ, हिरणों की संख्या बहुत बढ़ गई, जितने भी ये डियर वगैरह थे, और ये पेड़ पौधों को खा गए सबको। और उससे जब पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो आपको बताया डेजर्टिफिकेशन हो गया, और डेजर्ट बढ़ता चला गया। अब उसको अगर रोकना है तो हमें पेड़ उगाने पड़ेंगे। अभी हमारे डेजर्ट्स जो हैं, रेगिस्तान थार डेजर्ट है हमारा, उसमें ऑरेंज ट्रीज़ जो होते हैं, श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ। तो यहाँ संतरे की एक वैरायटी काफ़ी उग सकती है। तो जितना उगाया जा सकता है, या बबूल के पेड़ जो हैं, या कीकर, जो भी जो है ड्राई एरियाज़ में उग जाते हैं पेड़, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, जिससे कि ये डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। और इसके अलावा पेड़ नहीं होंगे तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोकने की क्षमता है मिट्टी की, वो भी कम हो जाती है। और इसके अलावा जो वाटर जो है वो सॉइल की सरफेस से ग्राउंड में जो जाता है उसको इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। छन के जो जा रहा है नीचे, वो भी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर फ्लड्स आ जाते हैं। इसके अलावा उसके न्यूट्रिएंट्स तो आप जानते हैं, जब ऊपर ही की सॉइल बह जाएगी तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, उसका जो टेक्सचर वगैरह है, ये भी बदल जाता है डिफॉरेस्टेशन से।
तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। अगर जो है हम पेड़ों को ही काट देंगे तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। एनिमल लाइफ भी अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। The trees and grasses are the shelters of animals and birds. If deforestation continues, wildlife is affected adversely, and they may die because they won't get their food from there. Then they will be compelled to come to towns, cities, and villages and disturb the life there. In fact, in Delhi and Kanpur, thousands of monkeys have come and started disturbing the lives of people there. This has happened due to deforestation. अभी बाई चांस लॉकडाउन में, क्योंकि पीपल आर नॉट कमिंग आउट, सो एनिमल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड रोमिंग द स्ट्रीट्स. Here in Rampur area, leopards are seen. Leopards are trying to attack people and children and cattle. So we have to be very, very cautious about all this. But they should not be killed. They should be captured and sent back to the jungles. Conservation of forest and wildlife. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed to ask them how forest and wildlife can be saved. अब ये तो पता चल गया इनको जंगली जानवरों को मारने से या फॉरेस्ट को काटने से क्या होता है, बचाया कैसे जाए उनको. तो biosphere is that part of what is biosphere? That part of the earth in which living organisms exist or which supports life. बायोस्फीयर हमारे पूरे अर्थ में जहाँ पर भी कोई लिविंग बीइंग्स हैं, whether they are insects or bacteria or small animals or plants or even human beings, तो जो लिविंग थिंग्स जिस एरिया में रहते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है. और biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं धरती पे, उनकी आपसी रिलेशनशिप क्या है, और इन्वायरमेंट या पर्यावरण से उनकी क्या रिलेशनशिप है. तो प्रोफेसर अहमद ने विज़िट अरेंज करी है बायोस्फीयर रिज़र्व में और उनके अपनी क्लास के लिए, और उसमें उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व को चुना है. ये मध्य प्रदेश में है और उनको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपर हिमालयन पीक्स पे जिस तरह के मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे भी मिलते हैं, और इसके अलावा जो लोअर वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, उससे वहाँ पर भी वैसे ही जानवर पौधे मिलते हैं. तो प्रोफेसर अहमद ने ये कहा, वो ये मानते हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही यूनिक है, अपने आप में एक तरह की है. और माधव जी हैं जो फॉरेस्ट के एक एम्प्लॉई हैं, उनसे गाइड बनने को कहा है, और वो बता रहे हैं उनको कि यहाँ प्रिजर्विंग एरियाज of such biological importance make them a part of our national heritage. और ये एरियाज हमारी जो राष्ट्रीय जो संपदा है उसका एक हिस्सा है, नेशनल हेरिटेज का एक हिस्सा है. अब उनको माधव जी ने ये बताया है कि हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयास भी हैं और सामाजिक प्रयास भी हैं, सरकारी एजेंसीज भी हमारे वो बचाती हैं इन फॉरेस्ट को और एनिमल्स को. कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. तो ये उनका काम है. तो आप ये पढ़िए. To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. तो ये जो जगह हैं यहाँ पर ना तो आप कोई पेड़ उगा सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, ना जानवर चरा सकते हैं, ना पेड़ काट सकते हैं, ना ही आप शिकार कर सकते हैं, और गैर कानूनी शिकार बिल्कुल भी अलाउड नहीं है.
सेंचुरी क्या होती है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। इसमें जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट की जाती है और वो अपना हैबिटेट फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे शिकार भी करते हैं जानवर उसमें और चरते भी हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। नदियाँ हैं उसमें उसमें वो पानी पीते हैं। Once I went to Jim Corbett National Park. There were sea otters. There were otters, Oud Bilao. They were playing in the river Ramganga, and they eat fish. So they get their food and they live there, and nobody is there to disturb them. Otherwise, सोचिए क्या हो अगर ये सब नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स प्रोटेक्टेड ना हो तो लोग तो सारे जंगल काट काट के अपने घर बना लें, लकड़ियाँ ले जाएं, जानवरों को मार दें खाने के लिए या फिर उनके स्किन के लिए, टीथ के लिए, और एक्सपोर्ट कर दें उनको। तो इसलिए इनको बचाना बेहद ज़रूरी है। अभी भी रोज़ाना कई सौ जानवर और प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धरती के फेस से। तो इनको इसलिए प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। So the government has done this thing. Find out the number of wildlife sanctuaries, national parks. They are to protect the and conserve the plants and animals. Find out the number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your district, state and country. Record them in table 7.1 or show them in the outline map of your state and India. So here we have a district. Maybe we don't have any national park, or we have in Rampur district we don't have any national park, no wildlife sanctuary and no biosphere reserve. But in state UP we have many national parks, like Dudhwa National Park, which is in Lakhimpur Kheri. And then we have wildlife sanctuary, National Chambal Sanctuary. It's in Chambal at the border of MP and UP. We don't have a biosphere reserve in UP. And the country, we have 101 national parks, 533 wildlife sanctuaries and 18 biosphere reserves. You can see on the net where are they. So example of a national park is Jim Corbett National Park, which is in Uttarakhand. Previously it was in UP only, but then there was a division between Uttarakhand and UP, and now it has gone to Uttarakhand. Then you have a wildlife sanctuary, Panchmarhi. See here in Madhya Pradesh you have Panchmarhi. Here this is a wildlife sanctuary. And then there are biosphere reserves like Manas in Assam. Find out if more of them, where are they situated. It's very important. And then this number is increasing because we have to conserve plants and animals more and more. So what is biosphere reserves? They are the areas meant for conservation of biodiversity, right? Different types of plants and animals. What is biodiversity? It is the variety of plants, animals and microorganisms which we have learnt about in chapter 2, which includes algae, fungi, bacteria, protozoans. Viruses also come into that, but they are not protected because they are killers. So microorganisms are also have to be protected, which are found in that area. So that is a biosphere reserve. So this is the difference between a wildlife sanctuary and a biosphere reserve. Biosphere reserves conserves all kinds of plants and animals, whereas wildlife sanctuaries usually protect the wild animals. They maintain the biodiversity and culture of that area. It may also contain other protected areas in it,
Like Panchmarhi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Panchmarhi. तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक तो जो है नेशनल पार्क है जो सतपुड़ा नेशनल पार्क, और दूसरा दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो भी उसी में इंक्लूडेड हैं. अब ये देखिए, ये वाइल्ड डॉग है और ये है चीतल, एक तरह का हिरन. दिस इज वुल्फ, भेड़िया. और ये दिस इज अ लेपर्ड, तेंदुआ. दिस इज अ फर्न, ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं. इनमें पत्तियां जो होती हैं पीछे से काफ़ी रफ होती हैं और उसमें स्पोर्स होते हैं जिससे कि ये दूसरे प्लांट्स जो हैं पैदा होते हैं. लास्ट में क्या है, ये जामुन का पेड़. ये कई तरह के जो है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन वगैरह, ये फ्लोरा हैं, पेड़ पौधे हैं. और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ वगैरह ये फाउना है, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं. List the factors which are disturbing the biodiversity of your area, and some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Right, so you can do this. Factors जो disturb कर रहे हैं आपके एरिया में, like killing or hunting of animals, cutting trees and grasses which have medicinal importance, setting fire in the forest for making areas for agricultural purposes, burning forests for human habitations, making roads to pass to the other side through forest. Then if you have electricity poles, then also trees have to be cut down. Sometimes they are just like trimmed, but in some cases they are uprooted somehow. And once I was living in a hostel, there was a samal tree, and the samal flowers were supposed to cause asthma and tuberculosis. So one of the students, she wrote an application for that huge tree which was home to many parrots in the evening, was cut down. It was a very painful sight, but it happened. So sometimes people, out of their own interests, they cut the trees down. So now we come to flora and fauna. So children are finding that biosphere reserves very green, and there was green forest, and they saw tall teak trees and animals. One finds a rabbit and wanted to catch it, but you can't run after animals there because they are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. We can only look at them and enjoy their presence and enjoy their beauty. We should not disturb them. So some animals and plants typically belong to that particular area. So the plants and animals found in a particular area are known as flora and fauna of that area. I'd like to share my experience. We had gone to Jim Corbett National Park, and in the morning we had gone out on elephants because one of the tiger there had killed a sambar, and he was sitting in a particular place for the last 2-3 days. So the Mahavat, they knew where he was sitting. So 3-4 Mahavats, they took all the elephants to that area, and that tiger was sitting there, and he was like growling, and we all got scared. And he was eating a sambar whom he had killed, and our Mahavat, one of them said, let me charge over it, because they attacked that tiger with the elephant, because elephants are mightier than tigers, and the tigers are scared of the elephants. But then they were stopped from doing so because
The tiger is sitting comfortably eating its prey. Why should we try to disturb it and attack it? And it might pounce also on the tourists. There were some foreigners also. So we stopped him. We said, let him stay where he is. Let's not disturb the animal. It was a beautiful, huge animal. So we should not disturb them. Let them be. And then one of the Mahavats did not have a lower jaw. When asked him what happened, he says that he was sleeping in his hut in Jim Corbett National Park, and the tiger attacked him at the night, and he just he hit him with his paw on his lower jaw. It was all broken, and since then he did not have a jaw. So one should not actually come in close contact with these wild animals and let them be. But we have seen certain videos where a person is playing with lions and big cats. They are known as, they are from the cat family, and they are playing with them, and they are like keeping them as pets. So one of our member of a royal family in India also used to have tigers as pets, but then they can be dangerous. There was a story going on that the tiger was not fed with any mutton and all or blood, but once the his owner had some kind of a wound out of which blood was coming out. Now the tiger started licking it, and then when he tasted blood, he killed his owner. So we can't the natural instincts are there, so we should not come in very close contact with them. They can be dangerous. And I once saw a video where these Tibet monks, they were having tigers which they were feeding them with the milk and cheese and butter and all these things. They were vegetarians. They never killed any goats or anyone. It was a miracle which I saw. So the animals also are used to certain kind of a life, and the way they are brought up, they behave in that way only. Now we come to endemic species. Now these children, they went to this Panchmarhi Biosphere Reserve. So they saw a very big squirrel which had a fluffy tail. बड़ी उसकी वो fluffy means बहुत ही ज़्यादा गुच्छे वाली पूंछ थी उसकी. So this is known as a giant squirrel. See, this is the giant squirrel, a very big squirrel, right? So endemic to that area, वहीं मिलती है वो सिर्फ पंचमढ़ी में. So what are endemic species? Are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. वहीं मिलती हैं उसी एरिया में. They are not naturally found anywhere else. Now a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. Like there is this rainforest tree of Brazil in South America, which has fruits called graviola or soursop. So they are found only in the rainforests of South America. So and many other such strawberries, they are found in colder regions, although they are trying to grow them in our area, but they are not that good. So Madhvi shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of the Panchmarhi Biosphere Reserve. देखिए ये जंगली आम का पेड़ है और दूसरा क्या था, साल का पेड़. ये देखिएगा कैसे पेड़ होते हैं, ये नेट पे देखिएगा. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. क्या क्या है पंचमढ़ी में? बाइसन एक तरह का भैंसा जिसको बोलते हैं, और इंडियन जाइंट स्क्विरल जो ये आपने देखी अभी, इसकी ये पूंछ है इधर, और फ्लाइंग स्क्विरल एक जो बहुत तेज़ी से चलती होगी उड़ती, तो उसको फ्लाइंग स्क्विरल बोलते हैं, वो यहाँ मिलती हैं. और कैसे वो उनका जो रहने की जगह डिस्ट्रॉय हो रही हैं ये बता रहे हैं मिस्टर प्रोफेसर अहमद. क्योंकि जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो नई स्पीशीज़ जो आ रही है
वो एंडीमिक स्पीशीज़ के नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट कर रही है और उनकी एग्जिस्टेंस को इंडेंजर कर रही है. व्हाट इज स्पीशीज़? इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. तो स्पीशीज़ वो होती है जो इंटरब्रीड कर सकती है और अपने जैसे दूसरे छोटे जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती है. दिस इज़ द बेसिक definition of species. That means the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. So they have common characteristics. So उनमें एक ही सी characteristics होती हैं with two opposite genders, that is male and female. Otherwise their characteristics are all similar. Now find out the endemic plants and animals of the region where you live. आप जहाँ रहते हैं वहाँ कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनका आप पता करिए. So you have to list them. लेकिन हमारे यहाँ पर भी बहुत तरह के पेड़ हैं, आपने देखे ही हुए हैं. एंडेमिक प्लांट्स जो हैं वो साल के पेड़ हैं या टीक के हैं, खैर है जिससे कत्था बनता है, और मैंगो ट्रीज़ अपने आप उगाते हैं, जामुन है, एक्सेट्रा. और एनिमल्स में हमारे यहाँ पे आपने देखे हुए हैं स्क्विरल्स हैं और मंकीज़ हैं, लंगूर आ जाते हैं कई बार जिम कॉर्बेट से, और बबून्स जिसको बोलते हैं. और जो भी एनिमल्स हैं आप उनको देखिए और उनको लिस्ट करिए. नाउ वी कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिव्स प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो जो है यहाँ पे पोचिंग इज़ नॉट अलाउड, कैप्चरिंग इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक. ब्लैक बक आप जानते हैं, काला हिरन जो राजस्थान में मिलता है. आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे इनको पूजा जाता है, पेड़ों को भी और हिरनों को भी. देयर वाज अ स्टोरी फ्यू 100 years बैक जिसमें अमृता देवी नाम की एक लेडी थी. तो उनका वहाँ का जो रूलर था, तो जयपुर जोधपुर का, उसने कहा था उसको कुछ चूना पकाना था कि क्या, उसने पेड़ काटने का हुक्म दिया था. तो जब वहाँ पे उनका आया तो अमृता देवी ने पेड़ से लिपट गई कि काटने नहीं देंगे, उनको मार दिया गया. उसके बाद 200-300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पेड़ों को कटने नहीं दिया. इतना वहाँ पे पेड़ों की महत्व माना जाता है. और चिपको आंदोलन भी यही था जो सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में स्टार्ट किया था कि जो है कोई पेड़ काटने आए तो उससे चिपक जाओ, उसको काटने मत दो. तो इतना महत्व है पेड़ों का हमारे जीवन में. तो जो है वो ये क्योंकि पेड़ का सब कुछ काम आता है, उसके फल काम आते हैं, फूल काम आते हैं, उसकी पत्तियां काम आती हैं, लकड़ी काम आती है, जड़ें भी काम आती हैं. और वो जब जीवित होता है तो कितना कुछ देता तो है ही हम लोगों को. तो इसलिए जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, the stopping of cutting of trees, these are all some very important things. So black bucks, they are found in Rajasthan, and you must have heard of one of the leading actors of film industry had killed one of them, and he had to go to the jail for that. यहाँ पे this community is Bishnoi community. Bishnoi means 20 and 9. There are 29 rules of this community, and which makes them to pledge that they will not let any tree or any animal to be killed or cut. So that is the will of the people. So which are the threatened wild animals? Black buck, white-eyed buck, these are all deer, हिरन की प्रजातियाँ हैं. Elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल. मार्च क्रोकोडाइल, मार्च होता है दलदली ज़मीन में रहने वाला मगरमच्छ. घड़ियाल होता है वो अलग है और क्रोकोडाइल अलग है. एलिगेटर होता है घड़ियाल और क्रोकोडाइल इज़ मगरमच्छ. घड़ियाल की जो है स्नाउट बहुत लंबी होती है,
जबकि मगरमच्छ जो है उसका मुंह चौड़ा होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ये आपको जो घड़ियाल हैं ये आपको चंबल नदी जो है एमपी और यूपी के बॉर्डर पे वहाँ पे बहुत मिलते हैं, वहाँ इनकी सेंचुरी भी है। लखनऊ के पास भी एक क्रोकोडाइल पार्क है। पाइथन, अजगर, राइनोसेरॉस, गेंडा are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forests, mountain forests and bushlands in deltas of big rivers. जो नदियाँ हैं उनके डेल्टा जो होता है ना, जिसमें वो मट्टियाँ ले लेके घाटियाँ बना देती हैं, उनको डेल्टा बोलते हैं। तो उस डेल्टास में ये जंगल उगे हुए हैं और उन जंगलों में हर तरह के जंगल हैं, जो मैदानों में भी हैं, पहाड़ों पे भी हैं और झाड़ियाँ भी हैं उसमें। तो उसमें जो है ये जंगली जानवर बहुत आराम से रहते हैं। तो अब ये बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं ये इंक्रोच करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। इंक्रोच करना, उस एरिया में जाना जहाँ प्रोहिबिटेड है, जहाँ आपका जानने की मनाही है, फिर भी ये वहाँ चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, मान लो ये ग्रेजिंग के लिए चले गए कैटल लेके अपनी, तो जो अंदर रहने वाले शेर चीते हैं वो उन पे अटैक कर देते हैं, कई बार विमेन पे अटैक कर देते हैं और उनको मार देते हैं। तो इसलिए जो है रूल्स को मानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज़ू एंड दिस सेंचुरीज? ज़ू में आप जानते ही हैं जानवरों को बाड़े में जंगले में रखा जाता है, हालांकि उसमें उनके लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, पेड़ उगा दिए जाते हैं, उनके रहने के लिए कमरे बना दिए जाते हैं, गर्मियों में उनके लिए कूलर्स लगा दिए जाते हैं, सर्दियों में उनके लिए हीटर्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन आप उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे, फ्रीडम छीन लेंगे, दे विल नेवर बी हैप्पी। सो इट्स बेटर दे आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. There was this Allen Forest in Kanpur where they were kept in their natural surroundings, but still captivity is never good. Right, so you can visit a zoo and find out different things. We had taken a tour to the Nainital Zoo, which is in the highest point of Nainital, but then it's not nice to see animals, in captivity. So they will always be comfortable in a natural habitat. Now we come to national parks. So on the roadside, when they went to this Panchmarhi Biosphere Reserves, they found a board in which was written Satpura National Park. As we told you, Bori and Satpura National Parks are also there in Panchmarhi Bioreserve. Now they are eager to know about these reserves, and they are also very large and diverse enough to protect a whole sets of ecosystems. What is an ecosystem? All the flora and fauna of an area makes the ecosystem. अब आपका इकोसिस्टम क्या है? मान लीजिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड में there are frogs, there are fish, there are small insects, and there are algae, green algae is also there, and in the soil there are outside in the soil there are different kinds of microorganisms, and certain animals are also living. They all make an ecosystem. You are also living in an ecosystem, like you have mostly human beings in them. There are roads and there are certain trees are there, very less trees and plants. This also makes an ecosystem. But in these national parks, these ecosystems are preserved, and what they preserve is flora, fauna, landscape, historic objects of an area. This was the first national park, Satpura. They are a mountain range, and this was the first national park there, reserve forest. And is the finest Indian teak is found in this forest. Teak wood, is used to make furniture. Now rock shelters are also found inside the Satpura National Park. Evidences of prehistoric human life in these jungles. These give us an idea of the life of primitive people. यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो हमको बहुत हज़ारों साल पुरानी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उनके अवशेष, उनके
कुछ रिमेन्स मिले हैं जो हमें बताते हैं कि व्हाट वाज द काइंड ऑफ लाइफ विच द दोज पीपल वर लीडिंग. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Like Mohenjo-daro and Harappa, all these sites which have got which are 5,000 years old. Rock paintings are also found in these shelters. There are 55 rock shelters which have been identified in Pachmarhi Biosphere Reserve. And what is there in these paintings? Paintings of animals and men fighting, hunting, dancing, playing musical instruments, etc. So many tribals are also living here. Tribals are those people who live in jungles. They are away from the civilization. They follow their old traditions and practices. And in Andaman Nicobar Islands we have them. In MP also we have them. In Bihar also we have certain tribals living. So they have got their own lifestyles. Then they come to Satpura Tiger Reserve. So Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country, and so that they survive and maintain the tiger population should be maintained. So this was the Satpura Tiger Reserve. We have Jim Corbett National Park, which also preserves tigers. So it's one of the species which are slowly disappearing from our forests. But Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen there. So once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park, but they have diminished. उनका नंबर कम हो गया है to the level that they might face extinction. So they are known as endangered animals. जितने भी एनिमल्स हैं endangered हो गए हैं. कौन कौन से? जैसे लायंस हो गए. लायन और टाइगर में डिफरेंस है. लायन होता है सिंग, जिसमें मेन होता है, बाल होते हैं उसके मुंह के चारों तरफ, और बॉडी पे कोई भी उसके स्पॉट्स नहीं होते. टाइगर जो होता है उसमें इस तरह की स्ट्राइप्स होती हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर एंड अ लायन. लायन जो है हमारे गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहाँ पर मिलते हैं. तो बोझो इज reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago. तो उससे पहले डायनासोर्स थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए थे. और अब जो है सर्वाइवल कुछ एनिमल्स का बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट्स डिस्टर्ब हो गए हैं. छोटे छोटे जानवर तो मर ही रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं. तो देखिए वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं, तो छोटे जानवर तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में हैं क्योंकि हम स्नेक्स को मारते हैं, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स, आउल्स, रुथलेसली, क्रूरता से मारते हैं उनको, बिना ये रियलाइज़ किए कि इकोसिस्टम में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. हम खुद को हार्म कर रहे हैं. छोटे तो ज़रूर हैं लेकिन इकोसिस्टम में उनका जो रोल है उसको नकारा नहीं जा सकता. फूड चेन का ये पार्ट है, फूड वेब्स का पार्ट है. राइट. फूड चेन क्या होती है? जैसे जो है एक ग्रास हॉपर को जो है रैट ने खाया, रैट को ईगल ने खाया, ईगल को जो है वो किसी बड़े एनिमल जैसे लायन ने खा लिया, लायन जो है उसको ह्यूमन बींग्स ने मार दिया, लायन जो है कई बार ह्यूमन बींग्स को भी खा जाते हैं. तो ये जो चेन, एक ही चेन जो हम बना रहे हैं, एक ही जानवर कईयों को खा सकता है लेकिन हमें एक चेन बनानी है, तो उसको फूड चेन कहते हैं. और फूड वेब होता है जो इंटरकनेक्शन है सबका आपस में. अब चील जो है कबूतर को भी खा रही है, और कबूतर जो है वो जो या फिर कोई एक चिड़िया को खा रही है, चिड़िया रैट को भी खा रहा है, तो एक जाल सा बन जाता है, उसको फूड वेब कहते हैं. So what in an ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components. इकोसिस्टम में ये भी आ जाता है, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास एट्सेट्रा. राइट. दैट कंसिस्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. So is there a record of endangered species? Yes, we have a red data book, and that red data book जो है it's a source book which keeps a record of all the endangered animals and plants.
the different red data books for plants, animals and other species. So you can go to www.wil.gov.in/envts/primates/page 102 htm new nwdc plants/plants.him, etc. So you can find out about this red data book. Now what is migration? So अब जो है what is migration? There are migratory birds which travel thousands of miles to reach places which are warmer than their own habitat. So in a particular time because of climatic changes, and they also fly to lay eggs because the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. बहुत ही ज़्यादा उनके लिए hostile हो जाता है weather. So they cover long distances and reach another land. They are known as migratory bird. Okay, like migratory birds like Siberian crane. So we come to recycling of paper. 1 ton of पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाना पड़ता है. इसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इस वजह से उसको पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए कम से कम 5 से 7 बार. अगर एक स्टूडेंट एक शीट ऑफ पेपर को एक दिन में सेव करता है तो हम कई पेड़ों को बचा सकते हैं साल में. हमको क्या करना है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. दीज आर द 3 R's, राइट? सेव, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. इससे एनर्जी भी बचेगी और पानी जो मैन्युफैक्चर करने के लिए पेपर में काम में आता है वो भी बचेगा, और हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेपर मेकिंग में वे भी रिड्यूस हो जाएंगे. डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सोल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन. एक पेड़ काटो तो कम से कम 4-5 पेड़ उगाइए, तो उससे क्या होगा कि पेड़ों की संख्या बनी रहेगी. सो व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन? The answer to deforestation is reforestation. It is restocking of the destroyed forest by planting new trees. They should be of the same species which were found in that forest. So as many trees should be planted as we cut them. It can take place naturally also. If you leave the area undisturbed for a long time, then automatically trees grow in that area, and the forest re-establishes itself. So in this human beings have no role to play. We have already caused tremendous damage to our forests, so we have to retain our green wealth for future. We have to keep it, maintain it for the future generations. So more and more plantation of trees is a must. Or someone will say, oh, I have grown old, why should I plant a fruit tree? I will not be able to eat the fruit of that tree. So okay, you haven't got to only think of yourself, think of the future generations, they will eat. So one should not be very selfish and have a limited thinking. So there is in India we have the Forest Conservation Act, which is to protect and preserve or conserve natural forests, and it should also meet the basic need of the people living in or near the forest. अभी क्या है, ट्रैवल्स को अलाउ कर दिया गया है. they can have leaves, tendu leaves from there, or they can have some certain these things which they eat like fruits and certain roots of the trees which they happen to consume, flowers of trees. So they are allowed to do that. So they live in a balanced relationship with the forests. And besides, if you ever go to this any of these national park, etc., you will not be allowed to go down the vehicle, because wild animals are there. You can attack you, or you might disturb them.
and you can't smoke there, you can't have a fire out there. So these are certain, you can't litter the place, can't make the place dirty by throwing away packets of your snacks, etc. So these are certain rules which you have to follow when you go to the national park. And why a national park? Why not everywhere? So that the world, this earth, will become a beautiful place. This we come to the end of this chapter. Please do the exercises. Here it is. The words are extinct, endangered, endemic, and red data book, biodiversity, and drought. The word S is written, make it O. Drought means sukha. Place where animals are protected in their natural habitat is called wildlife sanctuary. Species found only in a particular area is known as endemic species. Migratory birds fly to faraway places because of climatic changes. Differentiate between the following: wildlife sanctuary and biosphere reserve. So wildlife sanctuary is an area where wild animals are protected and preserved, whereas biosphere reserve helps to maintain the biodiversity and culture of the area. Wildlife sanctuary is a place found in biosphere reserve. Biosphere reserves may also contain other protected areas like wildlife sanctuary. Then Bori and Panchmari are two wildlife sanctuaries in Panchmari biosphere, whereas Panchmari is a biosphere reserve. Difference between zoo and wildlife sanctuary. Zoo is a place where we protect animals. Here artificial surroundings are made for animals in place of natural habitats, and animals are supplied prepared food. Whereas in a wildlife sanctuary, wild animals are protected and preserved, but they live in their natural habitats and they get their food from forests or sanctuaries themselves, and the food is fresh. Now differentiate between endangered and extinct species. Endangered species are those which are facing the danger of extinction. For example, tiger. Extinct species are those which have already vanished from the earth, like dinosaurs. Then we difference between flora and fauna. Flora are the plants found in a particular area or region, like sal, cheek, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. And fauna are the animals found in a particular region, like chinkara, bluebell, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. Discuss the effects of deforestation on the following. Question number 3. Wild animals. If we cut the trees, the wild animals will not get their natural habitat and surroundings and food also. So either they will become extinct or reach the verge of extinction, and they will migrate to another forest. And in course of their migration, they might be killed by humans. Environmental. What is the effect of deforestation on environment? Climatic changes disturb the environment. Global warming is caused due to the accumulation of CO2. Because of deforestation, an increase in the temperature on Earth, water cycle will get disturbed and reduced rainfall will cause droughts. Villages or rural areas will be also affected by deforestation. They will not be able to grow crops because there will be no rain, and drought situations will prevail. So many poor villagers will die of want of food. So they will move to towns and cities, and villages will be completely deserted, means बिल्कुल खाली हो जाएंगे गाँव. Cities are flooded with drought affected villages, and they will disturb the environment. Food grains will either be not available, and if available they will be costlier, महंगे हो जाएंगे. And people will also not get wood for making furniture and buildings. What will be the effect on earth? Deforestation is a major cause which leads to change in the soil properties. Physical properties of the soil will get affected badly. Soil erosion caused due to floods will remove the top layer of soil. The remaining part of soil will have less humus, and thus it will be less fertile. And gradually the land will get converted into desert. This process is known as desertification. And on the other hand,
Snow of the mountains will melt, and that due to global warming, and that will cause floods, causing a lot of disaster. What about the next generation? They will be extinct, or if at all it exists, they will suffer from diseases and they will face life without food. They will be ill, weak, and consequently, they will also face extinction. What will happen if we go on cutting trees? What will happen? There will be climatic changes which will affect the environment due to global warming, and there will be no rain. Soil will become unfertile due to flooding of the topsoil, and the land will become a desert. The habitat of an animal is disturbed. If the habitat of an animal is disturbed, the animal will not be in a position to remain in its natural habitat and won't be able to get food, and it will face extinction. What if the top layer of the soil is exposed? If you remove the top layer of the soil by floods and heavy winds, the lower hard and rocky layers will be exposed, and it will have no humus and will be less fertile. So, and the fertile land will be converted into infertile or land or desert. Why should we conserve biodiversity? If the biodiversity is not conserved, the life existing on earth, the interrelationships and the relationship with the environment will be disturbed, which will affect the lives on earth adversely. Protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? 5b. It is because despite all these, the poachers keep killing or capturing the animals in these forests. So protected areas are also not completely safe for wild animals. Some tribals depend on the jungle. How? They live in the jungle, which provides them food and protection, and they are totally dependent upon the forest. What is the causes and consequences of deforestation? D. Causes are procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture, using wood as fuel. Some natural causes like forest fires and severe drought. And what are its consequences? Global warming disturbs the white water cycle, reduces rainfall, drought is caused. Soil erosion and desertification of land due to frequent floods, melting of snow on the poles which causes floods of seas and oceans, causing destruction of cities and towns by the sides of seas and oceans. What is Red Data Book? It is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. What is migration? It is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for change due to change of climate and for the purpose of breeding. Is it justified to cut trees for projects like factories, etc., or for shelter? So it is not justified at all, because if one tree is cut, at least 5 trees should be grown, so that reforestation process will remain continuous. But if we cut the trees blindly and no trees are planted, then the earth will face global warming, resulting in less rainfall, climatic changes, soil erosion, desertification, etc. So, cutting trees for any reason is not justified. How can you contribute to the maintenance of green wealth in your locality? We can do a lot. For example, we can start a campaign along with your friends to make the people of the locality aware of the importance of trees and plants. Once they become conscious, they will be requested to do the following. Each member of each family will plant at least one tree in the monsoon month and take care of the trees. सिर्फ उगा देने काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है. During summer, they should assure watering of plants every day.
occasion of birthday, marriage ceremony, other happy occasions, they should give their friends and relatives a plant in place of costly gifts. On national holidays, a seminar should be arranged to discuss subjects like importance of plants, environment restoration, biodiversity, etc. How deforestation leads to reduced rainfall. Deforestation leads to accumulation of CO2 in the atmosphere, results in global warming. Because CO2 traps the heat of the sun rays, the increase in the temperature on Earth will disturb the water cycle and reduce the rainfall, causing drought. Find out the national parks in your state, identify and show their location on the outline map of India. तो ये आप यूपी का आप देखिएगा कहाँ कहाँ पर है. Why should paper be saved? How can you save paper? Manufacturing paper needs trees, leads to deforestation. So if we recycle the paper, trees can be saved. To make 1 ton of paper, 17 fully grown trees are to be cut. In laying the railway lines also many trees have to be cut. And laying electric poles and roads and etc. also trees are destroyed. So where there were jungles, now they are deserted areas because people have not bothered to grow trees also. So to stop deforestation, we should save paper by reducing its use, recycling and reusing. It can be recycled 5-7 times, and if every child saves one paper per day, it will lead to the saving of many trees per year. So these are, and we fill up the word puzzle, and then this chapter is over. So please prepare it and do this lesson.